India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट का पर्यावरण परियोजनाओं पर अहम फैसला, कहा बिना पर्यावरण मंजूरी कोई प्रोजेक्ट शुरू करना नियमों के खिलाफ है। सरकार को बाद की मंजूरी के लिए अधिसूचना जारी करनी होगी, केवल ऑफिस मेमोरेंडम से पर्यावरण मंजूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की, स्वर्गीय मनमोहन सिंह के खिलाफ कोयला केस हुआ बंद। ट्रायल कोर्ट के समन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। कोर्ट ने कहा क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने कारण नहीं। यूएपीए के तहत 12 साल जेल में बंद थे 2 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। धीमे ट्रायल को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया। सहमति से विवाह करने वाले वयस्कों की शादी की जांच करने पर पुलिस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा ज्यादा ताक झांक न करें। सहमति से शादी में पुलिस जांच गलत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी की एफआईआर रद्द की। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार वैधानिक अधिसूचना के जरिए बाद में पर्यावरण मंजूरी देने की अनुमति दे सकती है, लेकिन ऐसा केवल प्रशासनिक आदेश के जरिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने 2021 के उस ऑफिस मेमोरेंडम को रद्द किया जिसके जरिए बिना पूर्व पर्यावरण मंजूरी के काम शुरू कर चुके प्रोजेक्ट्स को बाद में पर्यावरण मंजूरी देने की व्यवस्था बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत जारी वैधानिक अधिसूचना के जरिए पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी ईसी देने की व्यवस्था बनाने की शक्ति है, लेकिन केंद्र सरकार केवल एक प्रशासनिक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए ऐसा नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने इसी आधार पर केंद्र सरकार के 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम को रद्द कर दिया। इस मेमोरेंडम के जरिए उन परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने की व्यवस्था बनाई गई थी जिन्होंने पूर्व पर्यावरण मंजूरी के लिए बिना अपना संचालन शुरू कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को भविष्य के मामलों पर लागू किया और विवादित व्यवस्था के तहत पहले से दी जा चुकी पर्यावरण मंजूरियों को संरक्षण प्रदान किया। पीठ ने कहा कि 2021 का ऑफिस मेमोरेंडम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिकार क्षेत्र से बाहर था, क्योंकि इसके जरिए प्रशासनिक आदेश के माध्यम से मौजूदा पर्यावरण मंजूरी व्यवस्था में बदलाव करने की कोशिश की गई थी, जबकि इसके लिए वैधानिक अधिसूचना जरूरी थी। न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 2006 की अधिसूचना के तहत पूर्व पर्यावरण मंजूरी की व्यवस्था अनिवार्य है, जब तक कि इसमें वैधानिक अधिसूचना के जरिए संशोधन नहीं किया जाता। अदालत ने कहा कि कॉमन कॉज एंड एलिबिक फार्मास्यूटिकल्स मामलों में पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी को पर्यावरणीय न्याय क्षेत्र से अलग बताए जाने वाली टिप्पणी को 2006 की वैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। उस समय लागू पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में पूर्व पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य थी। पीठ ने कहा कि इन फैसलों में पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी को पर्यावरणीय न्याय क्षेत्र से अलग बताए जाने का अर्थ ये नहीं कि केंद्र सरकार को व्यापक जनहित में सीमित और विशेष परिस्थितियों के लिए कोई एमनेस्टी योजना बनाने से पूरी तरह रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 2017 की वैधानिक व्यवस्था के विपरीत 2021 का ऑफिस मेमोरेंडम केवल एक प्रशासनिक आदेश था। इसमें उन परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने के लिए स्थायी व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी जिन्होंने पूर्व पर्यावरण मंजूरी के बिना काम शुरू किया था। पीठ ने आगे कहा कि ऑफिस
मेमोरेंडम संवैधानिक कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता और इसलिए इसे रद्द किया जाना जरूरी है। अदालत ने 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करते हुए भविष्य के लिए रद्द कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2017 की अधिसूचना और 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम के तहत पहले से दी जा चुकी पर्यावरण मंजूरियों को संरक्षण दिया। अदालत ने कहा कि मंजूरियां तब तक वैध रहेंगी जब तक उन्हें कानून के मुताबिक अलग अलग मामलों में चुनौती देकर रद्द नहीं कराया जाता। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 2017 की अधिसूचना या 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम के तहत अब कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार प्रशासनिक आदेश के जरिए पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी की व्यवस्था नहीं बना सकती। हालांकि जरूरत पड़ने पर वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत जारी वैध वैधानिक अधिसूचना के माध्यम से ऐसी योजना बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह को आरोपों से मुक्त करने के सीबीआई के फैसले को स्वीकार कर लिया है। यह फैसला सिंह के निधन के 1.5 साल से अधिक समय बाद आया। मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ केस बंद करने के केंद्रीय जांच ब्यूरो के फैसले को स्वीकार कर लिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने 2015 में ट्रायल कोर्ट द्वारा मनमोहन सिंह को जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं था। इसके बाद अदालत ने सिंह के खिलाफ सीबीआई द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मामला बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हम संतुष्ट हैं कि विद्वान सत्र न्यायाधीश के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और उसका संज्ञान लेने के लिए कोई ठोस कारण नहीं था। परिणाम स्वरूप हम विशेष न्यायाधीश के विवादित आदेशों को रद्द करते हुए एसएलपी को मंजूर करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप सीबीआई द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मामले को गुणदोष के आधार पर बंद करते हैं। यह फैसला मनमोहन सिंह के निधन के 1.5 साल से अधिक समय बाद आया। सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो मनमोहन सिंह की ओर से पेश हुए, उन्होंने इससे पहले कहा था कि याचिका का निपटारा इस आदेश के साथ किया जा सकता है कि उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। सिब्बल ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि टिप्पणियां रिकॉर्ड में रहें। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से पेश हुए। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले में सीबीआई द्वारा 2 क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बावजूद विशेष अदालत ने मनमोहन सिंह के खिलाफ समन जारी किया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह की समन को चुनौती देने वाली याचिका मंजूर कर ली और मामले को बंद कर दिया। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर प्रेरणा सिंह। प्रेरणा, क्या जानकारी है आपके पास? जी प्रेरणा, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? आपको बता दें कि सिब्बल ने कहा था इस मामले में कि मैं नहीं चाहता कि टिप्पणियां रिकॉर्ड में रहें। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से पेश हुए। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि मामले में सीबीआई द्वारा 2 क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बावजूद विशेष अदालत ने मनमोहन सिंह के खिलाफ समन जारी किया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। वहीं बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह की समन को चुनौती देने वाली याचिका मंजूर कर ली और मामले को बंद कर दिया। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम संतुष्ट हैं कि विद्वान सत्र न्यायाधीश के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और उसका संज्ञान लेने के लिए कोई ठोस कारण नहीं था। परिणाम स्वरूप हम विशेष न्यायाधीश के विवादित आदेशों को रद्द करते हुए एसएलपी को मंजूर करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप सीबीआई द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मामले को गुणदोष के आधार पर बंद करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत आरोपी 2 लोगों को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि करीब 12 सालों तक जेल में रखना और मुकदमे में जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं होना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार के उल्लंघन है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और यह भी सुनिश्चित तय किया जाएगा कि दोनों किसी अन्य मामले में वंचित न हो। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के 24 अप्रैल 2026 के उस साझा फैसले को चुनौती दी थी जिसमें यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत उनकी जमानत अर्जियां खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ता 2014 से हिरासत में हैं और फिलहाल केवल दिल्ली के मामले के कारण जेल में हैं। राजस्थान के 2 संबंधित मामलों में समान आरोपों के आधार पर उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है या उनकी सजा पर रोक लगाई जा चुकी है। पीठ ने ई-कोर्ट्स पोर्टल के जरिए दिल्ली में चल रहे मुकदमे की स्थिति की जांच की और पाया कि कार्यवाही में बेहद कम प्रगति हुई है। अदालत ने दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष ने 197 गवाहों की सूची दी है, लेकिन अब तक केवल 68 गवाहों की गवाही हो चुकी है। इससे पहले इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जनवरी 2025 से अब तक केवल 2 गवाहों की गवाही हुई है, जिनमें से एक की गवाही भी केवल आंशिक रूप से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की प्रगति बेहद धीमी रही और निकट भविष्य में इसके समाप्त होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि इस मामले में कुल 25 आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की ओर से दायर उन अर्जियों को खारिज कर दिया जिनमें एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ को देश भर में रिलीज करने की अनुमति देने वाले अपने पहले के आदेश में बदलाव की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने कहा कि वह 17 जुलाई के अपने आदेश में बदलाव करने के पक्ष में नहीं है। उस आदेश में जगन्नाथ रथ यात्रा समाप्त होने के बाद 28 जुलाई या उसके बाद फिल्म को देश भर में रिलीज करने की अनुमति दी गई थी। अर्जियों पर सुनवाई मंगलवार को हुई। सुनवाई के बाद की गई जब पीठ ने सवाल उठाया था कि क्या भगवान जगन्नाथ के एनिमेटेड चित्रण से श्रद्धालुओं की आस्था कमजोर हो सकती है। मंदिर प्रशासन की ओर से पेश ओडिशा के महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य ने दलील दी कि फिल्म की रिलीज की अनुमति वाला आदेश अदालत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर था जिसकी समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने बताया कि मंदिर समिति ने फिल्म की काल्पनिक कहानी को लेकर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के समक्ष अलग से आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वहीं ओडिशा सरकार ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। महाधिवक्ता ने आगे बताया कि फिल्म निर्माता केवल एक हिस्से को हटाने के लिए सहमत हुए हैं और उनका कहना है कि फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है। न्यायमूर्ति नागरत्ना इस दलील से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर 2-3 लोगों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के आधार पर ऐसी संवेदनशील आपत्तियों पर विचार किया गया तो अदालत के सामने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित हर कला और साहित्य पर प्रतिबंध लगाने की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं तो हम एक बेहद कठोर आदेश पारित कर देंगे। हम कह देंगे कि कोई रचनात्मकता नहीं होगी, कोई साहित्य नहीं होगा। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि रामायण और महाभारत जैसी कथाओं की अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्याख्याएं और पुनर्कथन होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह फिल्म बच्चों के लिए बनाई गई है। अर्जियां खारिज होने के बावजूद उसके बाद महाधिवक्ता ने कहा कि उड़ीसा या केंद्र सरकार इस मामले में स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय ले सकती है। न्यायमूर्ति R महादेवन ने फिल्म निर्माताओं के वकील से पूछा कि वे मांगे गए सुधारों के लिए सहमत क्यों नहीं हो रहे हैं। निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने इस बात से इनकार किया कि ऐसे कोई समझौता हुआ था। उन्होंने बताया कि विशेष स्क्रीनिंग के दौरान समिति के सदस्य वहां से बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा अगर किसी देवता को अपमानजनक तरीके से दिखाया जाता है तो मैं ऐसा करने वाला आखिरी व्यक्ति होऊंगा। यह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो प्रार्थना कर रहा है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने फिल्म निर्माताओं से कहा अगर आपको लगता है कि किसी चीज को संपादित करना चाहिए तो आप उसे संपादित कर सकते हैं। हम कला पर फैसला सुनाने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ अपमानजनक ऑनलाइन सामग्री हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि वह युवराज सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाली चिन्हित सामग्री को हटाने के लिए विस्तृत आदेश जारी करेगी।
लेकिन भविष्य में पोस्ट की जाने वाली ऐसी सभी सामग्री पर फिलहाल व्यापक रोक लगाने का आदेश नहीं देगी। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने बुधवार को कहा कि वह ऐसी अपमानजनक सामग्री को हटाने का आदेश दे रही हैं जो युवराज सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करती है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि इस चरण में भविष्य में सामने आने वाली सामग्री पर कोई व्यापक रोक नहीं लगाई जाएगी। अदालत ने कहा कि भविष्य की किसी सामग्री को चिन्हित किए जाने पर उसे हटाने के लिए उचित निर्देश दिए जा सकते हैं। अदालत ने कहा, फिलहाल मैं उन URL को हटाने का निर्देश दे रही हूं जो इस मुकदमे का हिस्सा है। अगर इसके बाद कुछ सामने आता है तो आप आवेदन दाखिल कर और यह देखने के बाद कि वह अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, मैं रोक का दायरा बढ़ा दूंगी। अदालत ने यह भी कहा कि युवराज सिंह के खिलाफ अपमानजनक बताई गई सामग्री अपलोड करने वाले लोगों को उनके मुकदमे में चिन्हित URL को तय समय सीमा के भीतर हटाने का निर्देश दिया जाएगा। अदालत ने सुझाव दिया कि यदि सामग्री अपलोड करने वाले लोग तय समय सीमा के भीतर उसे नहीं हटाते हैं तो युवराज सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य मध्यस्थानों को इसकी सूचना देकर ऐसी सामग्री हटाने की मांग कर सकते हैं। मध्यस्थों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। अदालत ने यह आदेश युवराज सिंह की ओर से दायर उस मुकदमे पर दिया जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा और इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाली ऑनलाइन सामग्री हटाने की मांग की थी। युवराज सिंह की ओर से अधिवक्ता गौरव बहल ने दलील दी कि कई निजी प्रतिवादी क्रिकेटर के नाम और उनकी छवि का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके नाम से सामान बेच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट और अमेज़न सहित कई प्लेटफॉर्म पर उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री मौजूद है। अदालत ने कहा, फिर आपको इंतजार करना होगा, आपको कम से कम ट्रांसक्रिप्ट देनी रहेगी। यह पिछले 2 सालों से मौजूद है। आप हर चीज जज के करने के लिए छोड़ देते हैं, फिलहाल इसे अलग रखना होगा, आप अपना जवाब दाखिल करें। अदालत ने बुधवार को युवराज सिंह द्वारा चिन्हित कुछ पोस्ट को हटाने का आदेश दिया। हालांकि उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को समान या एक जैसी सामग्री हटाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा अपने जीवन साथी का चुनाव करने या 2 सहमत वयस्कों के बीच हुए विवाह की पुलिस जांच न केवल आपराधिक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है बल्कि उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन भी है। न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की पीठ ने कहा कि पुलिस को ऐसे विवाहों की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है और उसे अपना ध्यान अपराधों की जांच पर केंद्रित करना चाहिए। पीठ ने 27 जुलाई को कहा, पुलिस का इस मामले में ताक झांक करने वाला बनने से कोई लेना देना नहीं है। हम पुलिस को बार बार याद दिला चुके हैं कि विवाह की जांच करना उसका काम नहीं है, उसे अपराधों की जांच करनी चाहिए। यहाँ कोई अपराध नहीं है जिसकी जांच की जरूरत हो। अदालत ने यह टिप्पणी उस समय कर रही थी जब उसने एक 28 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया। उस व्यक्ति पर आरोप था कि उसने 26 वर्षीय महिला का अपहरण कर उसे जबरन शादी के लिए मजबूर किया। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के तहत दर्ज किया गया था। इस धारा में किसी महिला को शादी के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से अपहरण करने से संबंधित अपराध का प्रावधान है। FIR महिला के पिता की शिकायत पर अप्रैल में दर्ज कराई गई थी। बाद में हिंदू दंपति ने हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने बताया कि दोनों ने इसी साल फरवरी में शादी की थी, लेकिन महिला के परिवार के सदस्य इस विवाह के खिलाफ थे। आरोप लगाया गया कि परिवार वालों ने महिला के साथ मारपीट की और उसे तथा उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी। 29 अप्रैल को हाईकोर्ट ने FIR की जांच पर रोक लगा दी थी और पुलिस को दंपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट की जांच करने के बाद अदालत ने 27 जुलाई को अपना अंतिम आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच के लायक बिल्कुल कोई मामला नहीं है और पुलिस इस मामले में अपना समय पूरी तरह बर्बाद कर रही है। पीठ ने कहा, 2 वयस्कों ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह किया और दोनों शिक्षित तथा सक्षम व्यक्ति हैं। पक्षकारों की उम्र और शिक्षा को देखते हुए इस मामले में किसी तरह के बहकावे या प्रलोभन का कोई सवाल ही नहीं है। पहले याचिकाकर्ता की उम्र 27 से 28 वर्ष है। अदालत ने कहा कि भदोही के पुलिस अधीक्षक की ओर से मामले की जांच पूरी करने की बात से वह बेहद नाराज है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस महिला के परिवार का पक्ष ले रही है और इसी वजह से वह दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच जारी रखना चाहती है। अदालत ने पुलिस को याद दिलाया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में यह अधिकार भी शामिल है कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सके। पीठ ने कहा कि किसी वयस्क की अपने जीवन साथी का चुनाव करने की स्वतंत्र इच्छा है
और देश के 2 बालिग नागरिकों के बीच विवाह की जांच जारी रखना न केवल आपराधिक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन भी है। अदालत ने महिला के पिता को 5,000 का भुगतान करने का आदेश दिया। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि नए नकल विरोधी कानून के प्रावधान क्या हैं। क्या आप जानते हैं कि नए पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 में पेपर लीक करने वालों के लिए कितनी सख्त सजा का प्रावधान है। इसी वजह से इस लॉ को सरकार का सबसे बड़ा प्रहार कहा जाता है। पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडिविजुअल चीटिंग में शामिल होता है तो सजा बढ़ाकर 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख का फाइन कर दी गई है। ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स पर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का फाइन और 10 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी। सरकार ने क्लियर किया है कि फ्रॉड एजेंसीज पर 5 करोड़ फाइन और 8 साल का बैन लगेगा और प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। इनकी स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, जहां 3 महीने में फैसला आना जरूरी होगा। इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में शैलेंद्र मणि त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2026 के लैंडमार्क केस में क्लियर किया है कि एग्जाम इरेगुलरिटीज के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है और सरकार या पुलिस प्रोटेस्टर पर एक्सेसिव फोर्स नहीं इस्तेमाल कर सकती। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.